चौधरी तहलका खेज इंटरव्यू में कह चुके हैं और इतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से वज़ीर आज़म अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। क्या कहा उन्होंने कल, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म की रजामंदी शामिल थी या ये एक वफाकी वज़ीर का इतराफ़ था कि हुकूमत गैर मौसर हो चुकी है? इसी पे बात करने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और फवाद चौधरी साहब के एक दोस्त भी हैं, सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के चेयरपर्सन हैं। और हमारे साथ एक और फवाद चौधरी साहब के दोस्त हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। और जो तीसरे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब के, वो हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कौमी असम्बली कमेटी बराए तालीम के मेंबर हैं। अच्छा सदाकत साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आज जो काबीना की मीटिंग हुई है उसके अंदर से कुछ हमें भी खबरें आई हैं और उसके अंदर ये बताया गया कि फैसल वाउडा साहब जो थे वो आग बगूला हो गए और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब के ऊपर कि नहीं, आपकी भी तो ख्वाहिशात थी वज़ीर आज़म बनने की। तो ये बताइए कि क्या ये जो इंटरव्यू है, ये वज़ीर आज़म इस इंटरव्यू से खुश है, हुकूमत इस इंटरव्यू से खुश है, या इससे अपने आप को डिस्टेंस करिए चूँकि आप लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर? देखिए मुनीज़, फ्रैंकली अगर कोई वफाकी वज़ीर गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयान देता है तो उससे खुश कोई भी नहीं होता। ना वज़ीर आज़म खुश होते हैं और ना कोई वज़ीर आज़म को ऐसी ज़रूरत है कि वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में कोई ऐसा बयान दें। फवाद चौधरी साहब को सब जानते हैं कि वो PTI के नज़रियाती किस्म के आदमी तो नहीं है। वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ पार्टियों में रहे, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी अप्रोच है, लेकिन एक फ़र्क है जो पाकिस्तानी सियासी कल्चर में लोग उससे आगाह नहीं है, वो है कि पार्टियों के बारे में डिस्कशन करना। बिकॉज पीपल्स पार्टी और PMLN ख़ानदानी जमातें हैं। भुट्टो साहब थी, मोहतरमा आई, जरदारी साहब आ गए, बिलावल आए, इनके बाकी जो लोग हैं वो ज़ाहिर ख़ानदान से अटैच हुए हैं और उनकी उस तरह का कोई आगे ना उनकी कोई एस्पिरेशन है ना वो बन सकते हैं। बात करें कि क्या हुकूमत उनके बयान से खुश है या नहीं है? जी, और मैंने तो कहा खुश नहीं है। मियाँ साहब हैं, उनके भाई हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, अगली उन्हीं नस्ल नहीं, उनके दामाद हैं। खुश नहीं है? अगर खुश नहीं है तो फिर उन्होंने आके इसके ऊपर कोई बातचीत क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने देखा कि सिर्फ जो है शिबली फराज साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी तफसीलन की, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। फ़याज़ुल हसन चौहान ने थोड़ी बहुत बात की है मगर उसके अलावा कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर। देखिए फ्रैंकली ये जो डिस्कशन हो रही है इसके पीछे चीनी का जो कमीशन बना और बहुत बड़ा दबंग इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया जिसमें उन्होंने चीनी की एक अनबायस किस्म की रिपोर्ट जिसमें अपने लोगों का भी नाम आ गए, ये उसका एक फॉल आउट है जो हम समझते हैं होगा। पाकिस्तान में जो भी माफियाज पे अटैक करेगा उसका एक इम्पैक्ट तो आता है। कौन है माफिया? माफिया जो शुगर नहीं, मैं कह रहा हूँ शुगर माफिया जिसको PMLN ने पाला, आपका IPPs का माफिया है, आपका जितनी भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें माफियाज हैं जो जरदारी साहब ने और इन्होंने ज़ाहिर है ओवर द इयर्स पाले हैं। आज उनको कोई हाथ लगाएगा तो इधर से तारे उधर उसे मिलती हैं। फवाद साहब का ये नॉन सीरियस किस्म का उनका नॉन सीरियस था। हाँ नॉन सीरियस है कि अपनी पार्टी बैठी हुई है और बैठ के उनको मीडिया में आने का और बार बार बातें करने का ये है जिसपे हमारी पार्टी में थोड़ी सी नाराजगी है। और वजीर आजम साहब ने तो कोई ज़ाहिर है हम नहीं चाहते कि इस पर डिबेट हो, लेकिन इस सारा कॉन्टेक्स्ट वही है कि जो हमने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया चीनी के मामले में जिसमें जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आया, तो ज़ाहिर है ये समझा जा रहा है या एक इमेज दिया जा रहा है कि जो ये इमरान खान साहब ने फैसला किया ये शायद किसी मुखालफत या किसी लॉबिंग का रिजल्ट है। ये पाकिस्तानी कौम इमरान खान को जानती है कि ईमानदारी से काम करते हैं। मैं आपकी बात समझ गई, मेरे ख्याल में फॉल आउट है जो हमें व्यूअर्स भी समझ गए। मुस्तफा नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा साहब, जिस तरह सदाकत अली अब्बासी साहब भी बात करें कि जी ये फॉल आउट है, चूंकि हमने इतने बड़े बैरन्स को, शुगर बैरन्स के ऊपर हाथ डाला तो ये उसका फॉल आउट है। मेरा ख्याल है वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि शायद जहांगीर खान तरीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की फवाद चौधरी साहब ने। अब सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब ने और भी बड़े बयानात दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस किस्म की लीडरशिप इस वक्त है, सिविलियन लीडरशिप, उसके साथ हम क्या सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करेंगे। यहाँ पे तो फिर एक तरह से गैर जो सियासी लोग हैं उनका ही रोल यहाँ पे कबूल होगा लोगों को। देखिए, जहां तक PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर मेरा तो तबसरा करना इतना मुनासिब नहीं होगा। सदाकत अब्बासी साहब ने
तबसरा उसके ऊपर किया है। जहां तक उनके कंटेंट का ताल्लुक है, जो बातें उन्होंने की हैं, उनमें से बहुत सी बातों से तो मैं अपने मुशाहिदे और अपने एक्सपीरियंस, और आप सब अहबाब भी जो सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं, वो शायद ही उससे डिसएग्री करें। अब जो आपने जिक्र किया सिविलियन सुप्रीमेसी का, तो अब देखिए पिछले 2 साल में हमने ये देखा कि इस वक्त पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, इस कोरोना की वबा के दौरान पिछले 4-5 महीनों में आप खुद देख लें कि इससे पहले भी और अब गवर्नेंस का क्या हाल है। जिस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव एक दफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबे की आवाम को ये यकीन दिलाने की अहलियत ही ना रखता हो, टीवी कैमरास को फेस करने की कैपेसिटी ना रखता हो, तो क्या आप उससे तवक्को करेंगे? यानी कि एक 12 करोड़ का सूबा है, एक दफा भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव टीवी पे आके सूबे की आवाम को ये यकीन ना दिला सके कि आपकी जानो माल मेरे ऊपर एक आईनी, कानूनी, अखलाकी फर्ज है, मैं उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हूं, आप बेफिक्र रहिए। सच्चा या झूठा कम से कम आकर ये गुफ्तगू कर सकते थे। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है, आप देख लीजिए लोकस्ट्स की। हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, हमारे इस वक्त जो किसान है, वो इस लोकस्ट्स की वजह से, टिड्डी दिल की वजह से सख्त परेशान है, और सारे ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे, जिस हिसाब से इस महीने के आखिर में उनका हमला शुरू होगा तो हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, जो हमारी ज़राअत है, उसके अंदर खातिर खा कमी आएगी। 1 साल पहले आसिफ जरदारी साहब ने रिकॉर्ड इस चीज का गवाह है, उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। वजीर आला सिंध बिलावल साहब पिछले 1 साल से मुतवातिर इसके ऊपर। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पंजाब के वजीर आला हैं इस वक्त वो शायद कमजोर हैं, जिसका इशारा फवाद चौधरी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में किया। नहीं, सिर्फ वो नहीं। अगर मैं क्विकली अपना नुक्ता मुकम्मल कर सकूं, तो उसमें आपने ये देखा कि पिछले 1 साल में 3 वफाकी वजीर तब्दील हुए मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के, और वो तीनों इस ज़मन में, चाहे वो खुसरो साहब हो, बुजुर्ग हैं हमारे फखर इमाम साहब, उनसे पहले भी एक वजीर रह चुके, वो नई चीजों को डील कर सके। और नतीजतन फिर क्या हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैठ के एग्रीकल्चर के ऊपर मीटिंग की सदारत करनी पड़ी। मईशत आप उठा लें, मईशत के बारे में जो जिस तरीके से कराची वो जाते हैं आर्मी चीफ, वहां पर बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मुलाकात करते हैं कि मईशत जो है उसको किसी तरीके से डगर पे डाला जा सके, क्योंकि जो सिविलियन हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। माफ करिएगा मुस्तफा साहब, ये बात तो आपकी हुकूमत के हवाले से भी की जाती थी, और ये बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत के हवाले से भी की जाती थी। मुसद्दिक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुसद्दिक साहब, फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो कमज़ोर लोग बनाए हुए हैं और उनको अच्छा ओहदा दिया हुआ है, उसकी वजह से हुकूमत कमज़ोर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे सदारती निज़ाम जो है वो एक तरीके से चल रहा है, चूँकि मुशीर इतने सारे लगाए हुए हैं। तो आप इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? क्या कि ये जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी नाराज़गी जो है सामने आ रही है? चूँकि आज भी कई टॉक शो के अंदर जो राजा रियाज साहब हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, इलेक्टेड लोगों की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कोई वक़्त ही नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो 100% ठीक है। पहले तो ज़रा देख लेते हैं कि पीटीआई के अपने डायनामिक्स क्या हैं। पीटीआई के डायनामिक्स ये हैं कि फवाद साहब ने पार्टी के मुतालिक जो कहा वो आपने सुनी लिया कि अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, यानी ऐसी पार्टी की हुकूमत और किसी गैर जमहूरी हुकूमत में क्या फ़र्क है। और अभी आपने सदाकत अब्बासी साहब से अपने ही वफाक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर के मुतालिक भी सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि वो तो माफिया के एजेंट हैं। अब आप मुझे बताएं वो किस माफिया के एजेंट हैं? उन्होंने ये कहा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इशारा दिया। नहीं, मैंने कहा वैसे डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने ये आप मुझे ऐसी फंसा रहे हैं, मैंने वैसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा ये डिबेट वहां से शुरू हुई कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो वो कमीशन रिपोर्ट आई, वहां से बात ही। मैंने हरगिज ये इशारा नहीं किया। मेहरबानी करके मेरे लिए आप मेरे बयानों को उस तक रखें जी। नहीं, मैं नहीं करता। मुझे खुशी है क्योंकि आप भी मेरे दोस्त हैं और फवाद चौधरी साहब भी, तो मुझे खुशी है कि आपने तस्दीक कर दी। लेकिन बात यह है कि उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक, अगर वो उनके एजेंट नहीं है? क्या ताल्लुक है इस बात का? यानी जो वो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी का तर्ज अमल जमहूरी नहीं है,
वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूं तो गरीब औरतें मेरा गिरबान पकड़ती हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, या मेरा खामन मर गया कोरोना वायरस से, या एक सड़क यहां पे नहीं बनी, 2 साल गुजर गए हैं। और यहां पे जब आप देखना शुरू करते हैं कि फैसले कौन कर रहे हैं वजारतों के, तो उनमें से एक भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है। यानी आप मुझे ये बताइए कि जब फैसले वो लोग करें जिनके ऊपर वोट का बोझ ना हो, तो वो इंसानी हमदर्दी में फैसले करेंगे। वो आईएमएफ के हक में तो फैसले कर सकते हैं क्योंकि वो तो टेक्नोक्रेट है, और टेक्नोक्रेट को तो आईएमएफ की नौकरी चाहिए होती है। टेक्नोक्रेट को इससे क्या लगे कि गरीब औरत क्या कहती है। ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि जो इस मुल्क में इस वक्त फैसले कर रहे हैं उन पे किसका बोझ है? उन पे आईएमएफ का बोझ हो सकता है, उन पे वर्ल्ड बैंक का बोझ हो सकता है, उन पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का बोझ हो सकता है, उनके ऊपर फैटफ का बोझ हो सकता है, उन पे गरीब आदमी का बोझ नहीं है। देखिए जी बिल्कुल, आप रिस्पॉन्ड करें। और आप ये भी बताइए कि आखिरी बार आप वजीर आजम साहब को कब मिले थे? क्योंकि आपके जितने भी कॉलीग्स हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं, कहते हैं कि वजीर आजम से वो मिल नहीं सकते, उनके इर्द गिर्द मुशीर आ गए हैं और इलेक्टेड लोगों की बात कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये बात डिस्कशन जो है ये बड़ी जेन्युइन डिस्कशन है। पहली तो मैं तकरीबन हर 10 दिन में एक दफ़ा मिलता हूँ, बिकॉज मैं नैरेटिव टीम में हूँ, तो हमारी जो मीडिया टीम आप खुश नसीब हैं, हमें हमारी मुलाकात ज़्यादा होती है और हम बैठ के मिलते हैं। और आखिरी शायद 1 महीने में 3 दफ़ा अभी तक मिल चुका हूँ। मेरा तो इशू कोई नहीं है। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इस बात में बिल्कुल ये बहस होती है इलेक्टेड और अनइलेक्टेड लोगों की, और इन्होंने एक बात खुद ही सही कह दी, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं डिसएग्री करता हूं कि जो लोग अनइलेक्टेड हैं, जो एडवाइजर्स हैं, उन पे कोई भार नहीं है। डॉक्टर साहब, पहली तो बात है कि आइन और कानून ने उनको इख्तियार दिया है, और इख्तियार किसको दिया? वजीर आजम को। वजीर आजम कौन है? इस मुल्क का वो बंदा जिसके नाम पे हमें भी और सबको वोट मिले। तो ये आपकी बात में कोई वजन नहीं है कि कोई वोट का भार नहीं है। वोट का भार इमरान खान पे है, और इमरान खान साहब ने अपनी टीम चूज करनी है। जहां टेक्नोक्रेट्स हैं, जहां अगर आप समझते हैं कि कोई आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि बात को टेक्नोक्रेट्स की टीम सही जा रही है। हाँ। एक डिबेट है कि क्या आप भी तो मुंतखब होके आए हैं ना। वो जो उनका पॉइंट है, एक तो कॉम्पोजिशन है कि ठीक है जी, एडवाइजर की भी जरूरत होती है, आपको टेक्नोक्रेट जरूरत होती है। अगर मैं मुंतखब होके आया हूं, मुझे आप लगा दें कोरोना पे, मैं तो इकोनॉमी का बंदा हूं, मैं तो कोरोना को डील नहीं कर सकता, और आपके लिमिटेड नंबर ऑफ एमएनएज हैं। बुरा नहीं मनाएंगे तो मैं आपको एक सवाल करूं। देखिए, इकोनॉमी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसके अंदर क्या पीटीआई का वजीर है? नहीं है, मुशीर है। ठीक है, इंटीरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट किसी भी मुल्क को चलाने। आपकी एमएनए है, मगर वो आपकी तरह तो पुराने पीटीआई में तो नहीं है ना। 3 बातें होगी। एक बात है कि इलेक्टेड और अनइलेक्टेड, इनकी डिबेट में वजन है और पार्टी में डिस्कशन होती है। और हमारी पार्टी की कोई खानदानी पार्टी नहीं है, उसमें लोग ये बात करते हैं और इसमें वजन भी है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि वो आईएमएफ को जवाब दे हैं, वो वर्ल्ड बैंक को जवाब दें, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। बिकॉज वो लगाए हैं इमरान खान ने, और इमरान खान के नाम पे वोट है, ये उनकी चॉइस है। हाँ, ये डिबेट ज्यादा हो कि ये इलेक्टेड कितने और कितने, क्या मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने लगाए हैं तो उनको अपने वोट का बात नहीं है। नंबर 2, क्या ये आईनी कानूनी कोई गैर इखलाकी बात है? हाँ, पॉलिटिकल डिबेट है और पार्टियों में होती है। डॉक्टर साहब, हम खाली कोई 2 भाइयों के दरमियान तो फंसे भी नहीं है। इमरान खान है और बाकी हम सारे बराबर के हैं, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। जो डॉक्टर साहब ने एक बात की तरीन साहब के हवाले से, मैं वजाहत कर दूं कि वो टीवी पे बात जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिबेट शुरू हुई कि जहांगीर तरीन साहब को असद उमर ने निकाला, वो उस बात पे हुई जब वो कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें तरीन साहब की कंपनी का नाम आया, उससे ये डिबेट शुरू हुई। मैंने हरगिज फवाद चौधरी साहब को ये ठीक है, आपने बात अपनी साफ कर दी, मगर और भी बहुत कुछ कहा है फवाद चौधरी साहब ने। मुसद्दिक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, चूँकि उन्होंने फिर से इस तरफ इशारा दिया कि 18वीं तरमीम जो है वो ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर है, और ये इशारा खुद वज़ीर आज़म भी कराची में दे चुके हैं। इन बयानात का क्या मतलब हो सकता है? वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी वुज़रा हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म बहुत बार ये बयानात दे चुके हैं कि 18वीं तरमीम जो है उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, और ये भी कह चुके हैं कि जो वज़ीर आला है वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा इस वक्त ताकतवर है। वो क्या कहते रहे, आइए आपको दिखाते हैं। दवाइयाँ हैं, इनकी स्टैंडर्डाइजेशन है। क्या एक सूबे में एक तरह की दवाई बिकेगी, दूसरे में दूसरे? कई चीज़ें ये गलत कर बैठे हैं। जहाँ तक इख्तियारात हैं वो तो पहुंच गए हैं सूबों के पास। जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो।
कोई भी दुनिया में सिस्टम होता है उसका मुसलसल रिव्यू होता है। तो सबसे बड़ी बात ये जो NFC अवार्ड है कि जब फेडरल गवर्नमेंट अपने सारे सूबों को पैसे दे देती है, डिफेंस दे देती है, कर्जे की किस्तें, तो फेडरल गवर्नमेंट 700 अरब रुपए के खसारे में चली जाती है। अब मुस्तफ़ा साहब ये बयानात बार बार आते तो रहे हैं, मगर 18वीं तरमीम को कमज़ोर कैसे किया जाएगा? क्या जो 10वां NFC अवार्ड है आपको लगता है कि वो शायद पास ना हो पाए? इंसानों के 18वीं तरमीम के मुतालिक जब बात का ताल्लुक है, तो जब तक हुकूमत इस ज़मीन में कोई अपनी जो तजवीज़ है, अमेंडमेंट है, वो सामने लेकर नहीं आती, तो उस वक्त तक मैं तो ज़ाती तौर पर इस डिबेट को सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। 3 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है। अगर वो कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बना, तो क्या 3 सूबों में बन गया? अगर वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स और चीफ मिनिस्टर्स को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था, डेवोल्यूशन नीचे जानी चाहिए थी, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, तो क्या पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट मौजूद है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट मौजूद है? 2 सूबे जहां पर उनकी डायरेक्ट हुकूमत है, वहां पर इस वक्त 2 साल हो चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। और सिंध इस वक्त पूरे मुल्क में वो वाहिद सूबा है कि जहां पर लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। गुजारिश है कि शायद आपको याद हो कि पीर साहब फगवाड़ा मरहूम ने एक जमाने में बयान दिया था, शायद कोई एक हुकूमत के जाने के कुछ आसार पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बोरी में टक लग गया है, अब दाने निकलते रहेंगे। इस हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपनी राहें जुदा करनी शुरू कर दी है। मेंगल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस हुकूमत में आने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। हमें चौधरी साहिबान के गिले शिकवों का पता है, हमें उनकी अंदर की जो इनके जो MNAs है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनकी आवाजें उठनी शुरू हो गई है, अंदर की ग्रुपिंग्स। तो फवाद जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो गुफ्तगू वो रिजेंटमेंट थी जो पार्टी के अंदर मौजूद है, इनके अपने रैंक एंड फाइल के अंदर मौजूद है, जो आज वो सामने लेकर आ गए हैं। नहीं, मगर मुस्तफा साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसको मैं जरा आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुसद्दिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब वो फवाद साहब तो ये भी कह रहे थे कि ठीक है, हमारे पास जो है ऑप्शंस नहीं है, मगर आप ऑपोजिशन की तरफ देखें तो वहां पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि बोरी के अंदर कट लग गया है और दाने निकल रहे हैं, तो उसको समेटने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, समेटने वाला कोई नहीं है। देखिए, अगर बोरी के दाने समेटने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो फिर वजीर आजम ने पिछली काबीना के इजलास में क्यों कहा कि आपके पास 6 महीने बेटा, टाइम इज अप? ये क्या कहा उन्होंने? बट देन हु विल कम, मुसद्दिक साहब, हु विल कम फॉरवर्ड, ये भी तो बताइए ना। मैं बताता हूँ जी, एक एक करके बताऊंगा ना जी। पहले तो मैंने आपको कहा कि आप हमारी तरफ जो देख रहे हैं, जरा ये देखिए कि वजीर आजम अपने मुंह से क्या कह रहे हैं कि टक जरा गहरा है, दाने बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, बेटा 6 महीने रह गए। ये तो पहले उन्होंने कहा। फिर आज फैसल बावड़ा साहब ने ये कौन से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स की बात की है भाई? जरा हमें ये तो बताएं, अगर आपके पास वाकई वो इंफॉर्मेशन है, वहां काबीना की मीटिंग की, अब जरा ये नुकात जोड़े कि एक तरफ वजीर आजम क्या जिक्र कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने बरमला ये कहा कि मैं वोट लेकर आया हूं, कोई मुल्क में तरक्कियाती प्रोग्राम नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई से कमर लोगों की टूट गई, मैं अपने जहलम में वापस कैसे जाऊं? दूसरी तरफ वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि बेटा 6 महीने रह गए हैं, टक लग गया, जरा गहरा है। नहीं, मगर फिर सवाल ये है मुसद्दिक साहब कि वजीर आजम साहब का ओहदा चेंज होगा और लोग उस ओहदे के ऊपर नजर लगा के बैठे हुए हैं कि जो इनकी टीम काम नहीं कर रही वो चेंज होगी। देखिए, ये हम तो जो भी होगा वो आईनी कानूनी तरीके से होगा ना। असल तो बात ये है कि इनके दाने गिरना, एक हुकूमत जो अपनी सीट ऑफ द पैंट्स के ऊपर से बनी हो, यानी 3 लोग इधर जाए तो हुकूमत उलट जाए किसी भी जगह पे। अब आप मुझे ये बताएं, ऐसी हुकूमत के अंदर एरोगेंस ऐसी हो कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रही हो, जैसा कि फवाद साहब ने कहा कि उसके अंदर किसी सियासी आदमी की कोई पार्टिसिपेशन ना हो। मेरे भाई ने बोला कि ये आईनी है ओहदे, बिल्कुल ठीक है, आईनी है, लेकिन मकसद इन आईनी ओहदों का ये होता है कि वो अपने मशवरे दें, स्ट्रेटजीज बना के दें, मगर कम से कम वजारत चलाने वाला तो एक इलेक्टेड मेंबर हो जिसका जो जवाब दे हो अपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को। जी तो अच्छा, मैंने दोनों की बात सुनी है, सदाकत साहब सारों का हमारा इकट्ठा। जी मुस्तफा साहब जी, देखिए, जो सदाकत साहब ने प्रोग्राम में पहले कहा कि ये आईनी ओहदे हैं और वजीर आजम का इख्तियार है कि वो जिसको मर्जी अपॉइंट करें। आज से 3 हफ्ते कबल, 4 हफ्ते कबल काबीना ने, वजीर आजम ने फैसला किया कि तमाम जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो अपनी नेशनैलिटी, अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन और अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो जमा कराएंगे। 15 जून तक की तारीख रखी गई।
क्या 15 जून तक किसी ने भी जमा कराए? सिर्फ मेरी इतलात के मुताबिक 2 लोग हैं जिन्होंने जमा कराए, और पूरी अब काबीना में दर्जनों अफराद ऐसे बैठे हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जिनके बहुत अहम बात है, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए ये बात तो सही कह रहे हैं ना आप, तो इंसाफ की पार्टी हैं, अकाउंटेबिलिटी की पार्टी हैं, तो इतने मुशीर जिनके पास इतना बड़ा ओहदा है, इतने वसाइल हैं, इतनी पावर है, उनकी कोई पूछताछ नहीं होगी? पहली बात ये कि कोई आईनी ये रुकावट नहीं थी, और ये बार वजीर आजम ने खुद लगाई है, जो कभी पीपल्स पार्टी PML ने नहीं लगाई। तो पहली तो आप तारीफ करें कि वजीर आजम ने ये एक बैरियर सेट किया है। ठीक है, 15 जून नहीं तो 30 जून तक हो जाएगा। तो अगर हम अपने ऊपर खुद एक बार सेट करते हैं तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमें कोई ऑपोजिशन की ये डिमांड नहीं थी, हमारी अपनी डिमांड थी, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों मेरे भाइयों ने जो तज्जिया किया, ठीक है, ये ऑपोजिशन की जो इस वक्त हालत है और जितनी डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल इन पार्टीज की है, इनको ऐसी होप बेचनी चाहिए कि एक दिन आएगा, बोरी में कट लग गया है, दाने निकलने लगे हैं, जाले तैयार रहे हैं, मुस्लिम लीग के मतवाले तैयार रहे हैं, एक दिन इंशाअल्लाह हम भी आएंगे, इनकलाब लेके आएंगे। ये तो इनका हक बनता है ये बोलें, लेकिन हकीकत में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। पार्टी पूरा करेगी अपना टर्म। नहीं, टर्म की बात नहीं है। हाँ। मुझे तो कोई टर्म नहीं, मुझे तो टर्म्स नजर आ रही है, जैसे इनको तो बोरी में टर्म नजर आ रहा है ना। मुझे लग रहा है कि PMLN की लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब दर्जनों केसेस के नीचे है, मरियम साहिबा को चुप लगी हुई है, पता नहीं क्या जरदारी साहब और एहतजाज ऑपोजिशन नहीं कर रही मगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर जो है ये बहुत तेज़ी से फैली है और पाकिस्तान के 40 शहरों के अंदर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है। वो कहते हैं कि उनके पास मियारी इंटरनेट नहीं है, उनके पास मुफ्त इंटरनेट और इंटरनेट की फराहमी होनी चाहिए उन इलाकों में जहाँ पे वो रहते हैं। वो कहते हैं कि एजुकेशन बजट को बहुत ज़्यादा कट कर दिया गया है और 40 शहरों के अंदर इन्होंने अपनी रैलीज़ जो हैं, टोकन रैलीज़ निकाली हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान के 40 शहरों के अंदर जो तालिबे इल्म हैं उन्होंने एहतजाज किया, चूँकि वहाँ पे जिन इलाकों में वो रहते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के इलाके हैं, साबिक फाटा के इलाके हैं, गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी नहीं है। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि एजुकेशन बजट को काटने के बजाय उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए। हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद काज़मी जो तालिबे इल्म हैं और इनका ताल्लुक़ पारा चनार से है, और वर्दा नूर हमें ज्वाइन कर रही हैं जो तालिबे इल्म है और इनका ताल्लुक़ लिया से है। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी सैयद मोहम्मद काज़मी साहब, ये बताइए कि जहां आप रहते हैं वहां पे क्या इंटरनेट की फराहमी नहीं है? आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे? मेरा ताल्लुक जिला कुरुम पारा चिनार से है, कबायली अजला जिसे कहते हैं। वहाँ पे जिस तरह आपने पहले कहा कि मयारी इंटरनेट तो दूर के बाद वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, 3G 4G और 2G सर्विस भी नहीं है, तो इंटरनेट सर्विस वहाँ पे नहीं है और तकरीबन मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स मुतासिर है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। कबायली अजला की मैं सिर्फ बात करूँ, अगर बात किया जाए गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के, बलूचिस्तान के और जो जनूबी पंजाब है, सबके साथ यही मसाइल है और ये लाखों स्टूडेंट्स बनते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से मुतासिर है, इंटरनेट सर्विस उनके पास नहीं है और कबायली अजला में बिल्कुल इंटरनेट सर्विस। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। वर्दा नूर, जहाँ आप हैं लिया में, वहाँ पे हालात कैसे हैं और आपके और क्या मुतालबात हैं स्टूडेंट्स के? अच्छा, तो अगर लिया की बात करें तो अभी मैं इस शो के रेलिवेंट ही आपको बता देती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंटरनेट पैकेज तो कर लिया था, बट मुझे काफी अभी भी मसला आ रहा है, इंटरनेट का इशू आ रहा है, काफी देर लगी है जगह सेट करने में कि अच्छा बाहर सहन में चली जाऊं या वहां मैदान में चली जाऊं तो हमारा इंटरनेट काम करता है। और आपको मालूम है कि जनूबी पंजाब में कितनी ज्यादा गर्मी है, तो बच्चे बाहर सड़कों पर बैठ के, मैदानों में बैठ के क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो इंटरनेट की वाकई में बहुत बुरी सूरत हाल है। दूसरी रही बात मुतालबात की, तो हमारे मुतालबात बहुत वाज़े हैं कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी है तो सबसे पहले मयारी इंटरनेट को यकीनी बनाएं इन इलाका जात में। बात समझ गई। बगैर आप ठीक, सबसे पहले सदाकत साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, फिर मैं इनका मुतालबात बिल्कुल ठीक है, मैं हुकूमत का नुमाइंदा हो के इनकी मुतालबात की पूरी सपोर्ट करता हूँ और एक खबर भी आपको देता हूँ आपके चैनल को कि 15 जुलाई से O लेवल्स, A लेवल्स और यूनिवर्सिटी की क्लासेस को खोला जा रहा है।
डिस्कशन होगी है, मेरी मुलाकात हुई थी। क्या मतलब खोला जा रहा है? उनको डायरेक्ट क्लासेस जो वो था स्कूल यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं। अच्छा। तो इसलिए जी अब आपका ये जो इशू था ये ज़ाहिर है कोई हुकूमत की कोई वजह से तो नहीं है, ये एक पैंडेमिक पूरी दुनिया में है, स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन मेरी वजीर तालीम जो हायर एजुकेशन है पंजाब के, उनसे भी मुलाकात हुई है इस टॉपिक पे, और वजीर तालीम जो आपके मरकजी हैं शफकत साहब, उनसे भी बात हुई है। तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ FSC मैट्रिक और OA लेवल्स को खोला जा रहा है और छोटे बच्चों को भी बंद रखा जाएगा। माफ करिएगा सदाकत अली बासी साहब, ये हल नहीं है। मुसद्दिक साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। बात ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर भी बैन लगा हुआ है। अगर स्टूडेंट्स को कुछ चाहिए तो वो इसको आर्टिकुलेट कर देते हैं स्टूडेंट यूनियंस की तौर पे, मगर वो भी अब उसके ऊपर भी बैन है। आपके एक जो MNA थे, MNA नहीं ज़ियाउल हक ने लगाया था, खील दास ने एक सामने एक रखा था प्राइवेट मेंबर्स बिल, उसके पर पेशरफ्त क्यों नहीं हुई? जी मैं क्योंकि अभी ये सेनेट में आया नहीं है तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए इस वक्त कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक आइन साजी या कानून साजी से हो वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसके लिए स्पीकर साहब को पहले वो टेबल करना पड़ेगा, उसको रेफर करना पड़ेगा कमेटी को, फिर वो वापस आएगा कमेटी की सिफारिशात के साथ, उस पर वोट होंगे, फिर वो सेनेट में आएगा, सेनेट की कमेटी में जाएगा। लेकिन जब आप वो बिल जो अवामी मुफाद के हों, जब वो आप टेबल ही नहीं करेंगे, आप हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के जरिए, तो फिर आप बताइए कि कैसे ये बिल्स जो अवामी मुफाद में प्राइवेट बिल्स जो होते हैं वो कैसे जेरे बहस आएंगे, उन पे कैसे 35 साल में आपने क्यों नहीं खत्म की पाबंदी? नहीं, इसके पर सदाकत साहब अलाउ मी, चूंकि मुस्तफ़ा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और सिंध के अंदर भी एक प्राइवेट मेंबर बिल सिंध असेंबली में काबीना ने पास कर दिया था इस हवाले से कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उसके ऊपर से हम जो कदगन है वो उठा लेंगे, मगर फिर वो भी पूरे तरीके से सिंध असेंबली से पास नहीं हो पाया। देखिए मुनीज़ा, ये हम दो इश्यूज को आपस में मिक्स कर रहे हैं। मुंसलिक इस तरह है कि वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन है उनको हमने सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में हमने उन्हें दावत दी थी, वो वहां पर आए और हमने बड़ी तफसीली उनसे बातें सुनी। स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पर हमने बुलाए थे, उनसे भी हमने उनका इनपुट लिया और हमारी नजर में कि इस मामले में जो सबसे बड़ी कोताही है हुकूमत से वो ये हुई है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने मुतवातिर जो हायर एजुकेशन कमीशन की जो फंडिंग है उसको काटा है। अब ये कैसी हुकूमत है कि जो अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रही है इन गैर मामूली हालात में, जहां पे हमारी यूनिवर्सिटीज बैंकक्रप्ट होकर बंद होने के करीब है, वहां पर आप हायर एजुकेशन कमीशन के पैसे काट रहे हैं। स्टूडेंट्स को फीस के मसले देखिए, अब क्यों अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में नहीं जा रहे, तो वहां पर क्यों उनसे मुकम्मल पूरी फीस चार्ज की जाए, जिसके अंदर लेबोरेटरीज के भी पैसे चार्ज हो रहे हैं, सर्टिफिकेट के भी पैसे चार्ज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के खर्चे तो हैं उसी तरह के। नहीं, मगर मुस्तफा साहब देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। इन इलाकों के अंदर क्यों नहीं इंटरनेट? इसीलिए इंटरनेट नहीं है कि जब SCO से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम मोनोपोलाइज करें, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। अगर पाक हो गया है पाकिस्तान दहशतगर्दी से, तो क्या सिक्योरिटी का इशू है? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। क्वाटा में वजीर आजम खुद ऑन रिकॉर्ड डायरेक्शन दे चुके हैं कि फौरन इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाए। एक व्हाइट लिस्ट प्रिपेयर की गई है, उसमें कबायली इलाका जात शामिल है कि वहां पर फौरन इसको 3G सर्विसेज जो है या 4G सर्विसेज तो स्टूडेंट्स को एक्सेस दे सके ऑनलाइन एजुकेशन तक। लेकिन अगर आप एक्सेस दे भी देंगे, आप उनके एग्जाम्स के वहां पर मसाइल मौजूद है। एग्जाम्स आप किस तरह खोल रही है यूनिवर्सिटीज, ये हाल नहीं। मगर सदाकत साहब एक सेकंड, एक जवाब आखिरी दे दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर यूनिवर्सिटीज खुल भी जाती हैं, ये कहा जाता है, मुसद्दिक साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, ये भी कह चुके हैं कि फिर से स्पाइक हो सकता है। अब इन बच्चों को इंटरनेट की जरूरत है, ये एक बुनियादी हक है। देखिए आपकी ये टेक्नोलॉजी है और इसके आने के लिए इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। अगर मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है तो मैं देखें इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, एक इसका दहशतगर्दी से लिंक्ड एस्पेक्ट भी था। इस एरिया में दहशतगर्दी का एक मामला था, जंग चल रही थी, वो खत्म भी हो गई है और कमर टूट भी गई है। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से वाक़यात भी कम हो गए, लेकिन उसमें एक वहाँ पे प्राइवेट रेडियोज और प्राइवेट TV चैनल चलने की भी बातें हो रही थी। बहरहाल इसको सारे इत्तेफाक
करते हैं कि इनको इंटरनेट मिलना चाहिए। ये असेंबली में भी बात हुई है और हमारे MNAs ने भी बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, स्टूडेंट्स का एहतजाज वो कहते हैं तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।